गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है क्लास पे क्लास। आज मैं आपके लिए जीएस की एक नई क्लास लेके आया हूँ जिसका नाम है गुप्त काल। आज मैं आपको गुप्त काल के बारे में बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नई क्लास के बारे में। जैसा कि गुप्त काल लिखा है बोर्ड पे, आप देख सकते हैं। तो गुप्त काल का संस्थापक कौन था? गुप्त काल का संस्थापक था श्रीगुप्त। गुप्त काल का संस्थापक कौन था? गुप्त काल का संस्थापक था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त कौन था? गुप्त गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। और उसके बाद कौन हुआ? उसके बाद हुआ घटोत्कच। उसके बाद कौन हुआ? घटोत्कच। पर ये दोनों क्या थे? ये दोनों क्या थे? ये दोनों एक स्वतंत्र शासक नहीं थे। ये दोनों क्या थे? श्रीगुप्त और ये घटोत्कच दोनों ही क्या थे? ये स्वतंत्र शासक नहीं थे। ये दोनों स्वतंत्र शासक नहीं थे। तो इस स्वतंत्र शासक नहीं थे। श्रीगुप्त घटोत्कच दोनों क्या थे? स्वतंत्र शासक नहीं थे। फिर पहला स्वतंत्र शासक कौन रहा? घटोत्कच। और ये दोनों क्या थे? स्वतंत्र शासक नहीं थे। तो पहला स्वतंत्र शासक कौन रहा गुप्त वंश का? गुप्त वंश का सबसे पहला स्वतंत्र शासक रहा चंद्रगुप्त प्रथम, जिसे वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। पहला कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, जिसे गुप्त वंश का प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है इसको? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है इसे? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके बाद अब बात आती है चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का शुरुआत की थी। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था? गुप्त संवत की शुरुआत की थी। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था? गुप्त संवत की शुरुआत की थी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन आता है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त क्या? चंद्रगुप्त के बाद क्या आता है? समुद्रगुप्त। इसे क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के बाद क्या कौन आता है? समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन आता है? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। इसे क्या कहते हैं? इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि ये कभी हारा नहीं था। ये किसी युद्ध में कभी हारा नहीं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। ये कभी किसी युद्ध में हारा नहीं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके बाद बारी आती है चंद्रगुप्त सेकेंड की। चंद्रगुप्त सेकेंड। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद चंद्रगुप्त सेकेंड या चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय की बारी आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को और क्या कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि थी विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त की उपाधि क्या थी? चंद्रगुप्त की उपाधि क्या थी? विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त की उपाधि क्या थी? विक्रमादित्य।
और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न हुए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में क्या हुए थे? 9 रत्न हुए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में क्या हुए थे? 9 रत्न किसके दरबार में हुए थे? चंद्रगुप्त के दरबार में ही 9 रत्न हुए थे। 9 रत्न, जो 9 रत्न हुए थे वो किसके दरबार में हुए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में क्या हुए थे? 9 रत्न। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे हम, अभी मैं इसको आपको शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। 9 रत्न किसके दरबार में हुए थे? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। और इसी को क्या कहा जाता है? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार को कहा जाता है, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार को ही, चंद्रगुप्त सेकंड के काल में को ही गुप्त वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त वंश का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? गुप्त वंश के सेकंड काल को क्या कहते हैं? गुप्त वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसके बाद बारी आती है, और इसके बाद चीनी यात्री एक फायान करके था। चीनी यात्री फायान इसी के काल में आया था। चंद्रगुप्त सेकंड के काल में कौन आया था? चीनी यात्री फायान। फायान किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के काल में कौन आया था? फायान। फायान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त सेकंड के कार्यकाल में आया था। चंद्रगुप्त सेकंड के कार्यकाल में कौन आया था? फायान। ये कौन था? एक चीनी यात्री था। चलिए, ये तो बात हो गई चंद्रगुप्त सेकंड की। इसके बाद आता है कुमारगुप्त फर्स्ट। कुमारगुप्त फर्स्ट के बारे में बात करेंगे अब। कुमारगुप्त फर्स्ट कौन था? ये चंद्रगुप्त सेकंड का पुत्र था। चंद्रगुप्त सेकंड का पुत्र कौन था? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त फर्स्ट कौन था? कुमारगुप्त फर्स्ट ये कौन था? ये चंद्रगुप्त सेकंड का पुत्र था। और इसी समय में क्या हुआ था? इसी समय में हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके काल में हुई थी? इसी काल में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? इसी काल में हुई थी। कुमारगुप्त फर्स्ट काल में क्या हुई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इसकी उपाधि क्या थी? इसकी उपाधि थी महेंद्र द्वितीय किसकी उपाधि थी? कुमारगुप्त फर्स्ट की। महेंद्र द्वितीय किसकी उपाधि थी? कुमारगुप्त फर्स्ट की। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद इसका पुत्र हुआ स्कंदगुप्त। इसका पुत्र कौन हुआ? कुमारगुप्त फर्स्ट का पुत्र कौन हुआ? ये तो बात हुई, ये इसकी उपाधि थी। कुमारगुप्त फर्स्ट की उपाधि क्या थी? महेंद्र द्वितीय। इसके बाद बारी आती है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त कौन था? स्कंदगुप्त था कुमारगुप्त फर्स्ट का पुत्र था। कुमारगुप्त फर्स्ट का कौन पुत्र था? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त कौन था? कुमारगुप्त फर्स्ट का पुत्र था। और ये इसके समय में ही हुड़ों का आक्रमण हुआ था। स्कंदगुप्त के समय में क्या हुआ था? हुड़ों का आक्रमण किस समय में हुआ था? स्कंदगुप्त के काल में। हुड़ों का आक्रमण कब हुआ था? स्कंदगुप्त के काल में। हुड़ों का आक्रमण कब हुआ था? स्कंदगुप्त के काल में ही हुआ था। और स्कंदगुप्त को ही अंतिम योग्य शासक माना जाता है। गुप्त काल का अंतिम योग्य शासक किसको माना जाता है? स्कंदगुप्त को। स्कंदगुप्त को गुप्त काल का अंतिम योग्य शासक माना जाता है। अंतिम योग्य शासक माना जाता है। इसके बाद जो भी आए वो इतने योग्य नहीं माने गए हैं। गुप्त काल का अंतिम योग्य शासक कौन था? अंतिम शासक कौन था? स्कंदगुप्त। चलिए अब थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं सबकी। चलिए पहले श्रीगुप्त की बात कर लेते हैं। बात करते हैं श्रीगुप्त की, जो गुप्त वंश का संस्थापक था, पर यह वास्तविक संस्थापक नहीं था। चलिए बात करते हैं किसकी? श्रीगुप्त की।
श्रीगुप्त क्या था? ये वास्तविक संस्थापक नहीं था। ये वास्तविक संस्थापक नहीं था। ये वास्तविक संस्थापक नहीं था गुप्त काल का। वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त सेकेंड। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन था? वास्तविक चंद्रगुप्त फर्स्ट था। चंद्रगुप्त फर्स्ट कौन था? गुप्त काल का प्रथम वास्तविक संस्थापक था। चंद्रगुप्त फर्स्ट क्या? गुप्त काल का प्रथम वास्तविक संस्थापक था। उसके बाद एक ताम्रपत्र अभिलेख है। ताम्रपत्र अभिलेख किसके काल में हुआ? ताम्रपत्र अभिलेख यही श्रीगुप्त के काल में हुआ। ताम्रपत्र अभिलेख ये किस काल में हुआ? ये श्रीगुप्त के काल में हुआ। श्रीगुप्त काल में कौन हुआ? ताम्रपत्र अभिलेख। इसी में इसका उपनाम क्या मिलता है? आदिराज। इसका उपनाम क्या मिलता है उसमें? आदिराज। आदिराज किसको कहा जाता है? आदिराज कहा जाता है श्रीगुप्त को। श्रीगुप्त को क्या कहा जाता है? आदिराज। उसके बाद बारी करते हैं घटोत्कच गुप्त की। इसे भी क्या प्रथम शासक नहीं माना जाता है। और इसकी उपाधि क्या थी? महाराज। इसकी उपाधि क्या थी? घटोत्कच सेकेंड। घटोत्कच की उपाधि थी महाराज। घटोत्कच की उपाधि क्या थी? बात करते हैं घटोत्कच की। घटोत्कच की उपाधि क्या थी? घटोत्कच की उपाधि थी महाराज किसको कहा जाता था गुप्त काल में? घटोत्कच को। उसके बाद बारी आती है चंद्रगुप्त फर्स्ट की। चंद्रगुप्त फर्स्ट क्या? वास्तविक संस्थापक था। और इसी समय में क्या हुआ था? इसी काल में गुप्त संवत की स्थापना हुई थी। गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था। चलिए बात करते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट की। चंद्रगुप्त प्रथम क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी में आया था। और यही 319 ईस्वी में आया था। इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुप्त काल का। गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। और चंद्रगुप्त प्रथम के समय में चीनी यात्री फायान भी आए थे। चीनी यात्री फायान किसके काल में आए थे? चीनी यात्री फायान आए थे चंद्रगुप्त फर्स्ट के समय में। चंद्रगुप्त फर्स्ट के समय में कौन आया था? चीनी यात्री फायान। और ये तो चंद्रगुप्त के बारे में बात हो गई। चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के किसने चलवाए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने सर्वप्रथम क्या चलवाए थे? चांदी के सिक्के। चांदी के सिक्के सबसे पहले किसने चलवाए थे? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने सबसे पहले चांदी के सिक्के किसने सर्वप्रथम चलवाए? सर्वप्रथम चांदी सिक्के चलवाए चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के भी चलवाए। और चंद्रगुप्त फर्स्ट की उपाधि क्या थी? चंद्रगुप्त फर्स्ट की उपाधि थी महाराजा धीराज। महाराजा धीराज किसकी उपाधि थी? चंद्रगुप्त फर्स्ट की। और इसने गुप्त संवत की स्थापना की थी। ये तो पहले ही बता चुके हैं हम। इसके बाद बात करते हैं समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है।
अब बात करते हैं समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन। भारत नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत समुद्रगुप्त को। अब समुद्रगुप्त के काल में ही क्या हुआ था? एक इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख, समुद्रगुप्त से जो रिलेटेड अभिलेख कौन सा है? इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख किससे संबंधित है? इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख संबंधित है समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त से संबंधित कौन सा अभिलेख है? इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख। चलिए, तो समुद्रगुप्त के बारे में बात हो रही है। आगे ये क्लास और कंटिन्यू रहेगी। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए।